Good morning students. We have completed our fourth chapter in the last video. Students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5. Its name as laws of motion. ये चैप्टर आपका क्या है बेटा? लॉज ऑफ मोशन है। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? लॉज मोशन के डिफरेंट स्टेट्स की बात करेंगे। बेसिकली मोशन किस तरह से होता है, न्यूटन सर ने हमें इसके लिए 3 लॉज दिए थे, जिन लॉज की आप स्टडी 9th क्लास में भी कर चुके हैं। उन्हीं लॉज को हम ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर में। सो फर्दर मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर पॉइंट्स। बेटा एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मोशन के लॉ के लिए, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। हमेशा एक बॉडी को मोशन में रहने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था ये आगे जाकर आपका क्या हुआ, गलत प्रूव हो गया। एक्चुअली साइंस में क्या होता है बेटा कि अभी भी जैसे इन्वेंशंस चलती जा रही है, तो क्या होता है कि पुरानी चीज़ के ऊपर साइंटिस्ट क्या करते हैं, नई नई चीज़ें अपने प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं, अपने चीज़ें करते रहते हैं। अगर वो पुरानी चीज़ कहीं से फॉल्स प्रूव हो जाती है, देन व्हाट हैपन कि वो जो पुराना लॉ है वो आपका इनवैलिड हो जाता है और आपका नया लॉ उसके अंदर आ जाता है। तो इसी तरह से अब ये जो लॉ था ये गैलीलियो और न्यूटन सर के द्वारा क्या हो गया, उनके स्टेटमेंट के द्वारा ये क्या हो गया, फॉल्स प्रूव हो गया। उन्होंने इस चीज़ को गलत प्रूव कर दिया। अब गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि ये दो प्लेन दिए हुए हैं, इस प्लेन के ऊपर ये हमने एक स्टैंड रखा है जहाँ से हम एक बॉल को थ्रो करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी एक हाइट ऑफ बैलेंसिंग है कि ये हमारा हाइट का मेजरिंग पॉइंट है। यहाँ से हमने इसको किया, ये आपका इस तरह से, ये पहले वाली देखिए ये इससे हमारा ड्रॉ हुई, इस सेकंड वाली जो आपकी प्लेन है इसके ऊपर सेम हाइट तक चली गई। तो बेटा क्या बोला गया है, ए बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन वन प्लेन रोल्स डाउन एंड क्लिम्स अप द अदर। पहले वाले के ऊपर वो रोल डाउन करती है और दूसरे के ऊपर वो चढ़ जाती है। In the absence of friction, the height of the ball on both the planes are same. जो हाइट है वो सेम रहेगी, क्योंकि हमने फ्रिक्शन की सरफेस की कैसी बात करी है कि सरफेस जो हमारी है प्लेन 1 और प्लेन 2 के ऊपर, दोनों ही प्लेन्स के ऊपर आपकी जो सरफेस है वो कैसी है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। और फ्रिक्शन लेस सरफेस में सेम हाइट तक का वो चला जाएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली जो हमारी हाइट है वो सेकंड प्लेन पे हमेशा लेस होगी, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारी फ्रिक्शन लेस सरफेस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ये हमारे 3 केस दिए हुए हैं। ये हमारा फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात है जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम है, जैसा इधर का है वैसा ही इधर का है। तो ये जो है हमारा सेम हाइट पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहा है केस 1 में। केस 2 में क्या है बेटा, हमने कुछ स्लाइड कर दिया है उस जो सेकंड प्लेन है उसको, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कुछ कम हो गया है, तो पार्टिकल को सेम हाइट तक जाने के लिए लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। और थर्ड वाला जो केस है, इस केस में तो हमने सेकंड प्लेन को हटा दिया है, बिल्कुल उसको फ्लैट कर दिया, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिल्कुल 0 कर दिया है। तो उस केस में जो बॉल होगी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती जाएगी बिकॉज द सरफेस आर वी आर टेकिंग आर फ्रिक्शनलेस। A ball released from rest in case 1 reaches the same height on the other side in case of absence of friction. In case 2, the ball reaches the same height on the other side in the absence of friction but travel longer distance. जाती तो वो सेम हाइट तक है बट वो एक longer distance को travel कर देती है। In case 3, which is the limiting case, the ball rolls down and continues to move in the horizontal direction through infinite distance. Infinite distance तक का वो बॉल चलती जाएगी और वो बॉल आपकी रोल डाउन हो जाती है उस प्लेन से। मतलब यहाँ से बॉल आई थी हमारी, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक का चली गई है बिकॉज दिस इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस सरफेस। नाउ गैलीलियो एक अपनी स्टेटमेंट पे पहुंचे थे इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से। The state of rest and state of uniform linear motion are equivalent. क्या कहा था गैलीलियो ने, इनके अकॉर्डिंग क्या बात उनकी प्रूव हुई थी कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है या फिर वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होता है, तो
दोनों की दोनों पोजीशन में वो कैसी स्टेट मानी जाती है, इक्विवेलेंट मानी जाती है। इन बोथ द केसेस देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। दोनों ही केस में बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। थर्ड क्या है, देयर इज नो नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो ये जरूरी नहीं है। हम अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कब करते हैं बेटा, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई तब करते हैं जब हमारे पास क्या हो, या तो फ्रिक्शनल सरफेस हो या फिर कोई और अदर फोर्स है जो इंटरनली जो उस बॉडी के मोशन में कोई ना कोई वेरिएशन ला रहे हो। We need to apply the external force only to encounter the frictional or any other surface force, so that the force sum up to zero net external force, ताकि जो आपके नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो हो जाए। जब बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो बॉडी एक डायरेक्शन में चलती जाएगी, बट हमें किसी भी एक रेस्ट पोजीशन के ऊपर बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। बॉडी कैसी रहनी चाहिए, उसके ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। तो वो नेट एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करने के लिए हम उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। हम इसको समराइज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो अ बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। तो बॉडी क्या करती है, रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, और एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर बॉडी क्या करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहती है। जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है उस केस में या तो बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, या फिर जिस भी मोशन से वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है वो सेम यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहेगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया। यही प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इनर्शिया है। इनर्शिया क्या कराता है, रेजिस्टेंस टू चेंज। दैट इज कि चेंज में जो रुकावट होती है, रेजिस्टेंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा, कि रुकावट या रोकना टाइप्स होता है। तो चेंज को जो रोकता है दैट इज योर रेजिस्टेंस, इनर्शिया। गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स टू चेंज इट्स स्टेट। एक बॉडी तब तक अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है जब वो रेस्ट की पोजीशन में हो या यूनिफॉर्म मोशन की में हो, जब तक कि उसको ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स उसको कंपेल ना करे, उसको फोर्स ना करे टू चेंज इट्स स्टेट। सो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है आपका, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। हर एक बॉडी आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो या फिर एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन जा रहा है, तब तक वो उस फोर्स को, उस मोशन को चेंज नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये हमारा क्या था बेटा, ये न्यूटन सर ने हमारा पहला लॉ दिया था। सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ कि इफ द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। फोर्स इज जीरो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन नहीं है तो नॉन जीरो है, तो उसके ऊपर फोर्स भी होगा ही होगा। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है दैट इज उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा ही होगा। नेक्स्ट ये कोई टेबल है आपकी, इसके ऊपर आपने ये कोई ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला रिएक्शन तो क्या होगा इसका, कि जो ब्लॉक होगा उसके ऊपर ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि वेट होता है वो आपका W नीचे की साइड में होता ही होता है। अब ये अपर डायरेक्शन में आपकी क्या है, रिएक्शन R लग रही है, जो कि ये टेबल जो है वो आपके इस ब्लॉक के ऊपर लगा रही है। तो ये ब्लॉक अभी रेस्ट पोजीशन में है, यहाँ पर जो वेट W है वो आपके रिएक्शन R से क्या हो रहा है, बैलेंसिंग स्टेट में है। तो जो नेट फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर वो कैसे है, जीरो है। सो देयर इज नो नीड टू अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। सो क्या पढ़ा बेटा आपने, सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट द नॉर्मल रिएक्शन R मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू वेट W। हमारे पास ये R और W जो है वो आपस में बैलेंस कर जाते हैं, इस वजह से हमारा जो ये ब्लॉक है ये रेस्ट पे है, क्योंकि इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, जीरो है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका कोई ब्लॉक टेबल है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है, ब्लॉक अभी भी रेस्ट में ही है, हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। ये देखिए हमारे हैंड की डायरेक्शन आपने देखी, हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, अनलेस और अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, तब तक वो
है, ये हमारा सेकंड केस आता है। कौन सा केस है बेटा? देखिए जब हमारा पास क्या था कि यूनिफॉर्म मोशन की बात है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका पार्टिकल जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, यहाँ पर जाकर उसको क्या हो गया, हमने किसी हाथ से उसको रोक दिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया। अनलेस और अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ये बॉल तब तक यूनिफॉर्म मोशन में जाती रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये हमारे पास क्या है, कोई कार है, ये आपका मोशन है, मोशन है, चलती रहेगी कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, तब तक वो कार अपने सेम मोशन में चलती रहेगी। नेक्स्ट आपका टर्म आता है इनर्शिया। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनर्शिया को बेसिकली आप मास से भी रिलेट कर सकते हो। दिस इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को क्या करोगे, चेंज को आप बता पाओगे। सो inertia can be understood in parts. For example, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Mass is a measure of inertia of the body. मैंने आपको बताया था अभी कि बेटा आप inertia को mass से भी relate कर सकते हो। तो mass है inertia of body को measure करने के लिए, जिससे measure करते हैं वो क्या है, mass है वो quantity. Heavier objects have more inertia than lighter objects. जिस body का mass जितना ज़्यादा होगा उसका inertia भी उतना ही ज़्यादा होगा। For example, a stone of size of football has more inertia than football. अगर एक स्टोन है फुटबॉल के साइज का, तो उस स्टोन का इनर्जी ज़्यादा होगा देन द फुटबॉल। साइज पे डिपेंडेंट नहीं होता है, मास पे डिपेंडेंट होता है। A cricket ball has more inertia than a rubber ball. क्रिकेट बॉल के अंदर मास ज़्यादा होता है इसलिए उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये कैरम की गोटियाँ हैं, ये अभी आपकी रेस्ट की पोजीशन के ऊपर है, जब तक कि इसके ऊपर आप इसमें अप्लाई नहीं कर दोगे। आप देखो अभी भी ये रेस्ट के ऊपर ही है, तो ये क्या है, मास जितना भी था उसमें जितना नीचे से निकल के गया उतना ही मास हमारे पास उसके सपोर्ट के लिए नीचे आ गया है। तो ऊपर वाला जो मास है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये हमारे पास एक स्पीकर था, इसके ऊपर हमने एक प्लेट रखी। अब हम क्या करते हैं, ये 5 का कोई लगाया, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इस जो ये आपका कोई पेपर है, शीट है, इसको हम पिन अप करते हैं अपनी फिंगर से, तो ये पेपर केवल आगे निकलते जाता है। आपका जो ये 5 रुपीज़ का जो कॉइन था, ये इनर्शिया की वजह से ही आगे नहीं निकलता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मोशन नहीं आया। ये पेपर आपका आगे निकल जाएगा, जो आपका 5 रुपीज़ का कॉइन है ये आपका नीचे स्पीकर में गिर जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अ पैसेंजर इन अ बस, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से ऐड कर सकते हैं। अ पैसेंजर इन अ बस jerks backward when the bus starts suddenly. जब भी आप किसी बस में या अपनी कार में बैठे हो तो अगर वो सडनली चलती है तो आप कहाँ जाते हो, पीछे की साइड में जाते हो, क्योंकि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, आपकी बस कहाँ स्टार्ट करी है, आगे जाना स्टार्ट करी है। बैलेंसिंग स्टेज के लिए आपकी बॉडी कहाँ जा रही है, पीछे की साइड में जाना स्टार्ट करी है। बिकॉज द पैसेंजर टेंड्स टू बी इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हेयरएज द बस इज मूव इन अवे फोर्सफुली। तो बस को तो हमने फोर्सफुली किया है, लेकिन पैसेंजर अभी भी क्या चाहता है, अपनी स्टेट को सेम रेस्ट में ही रखना चाहता है, अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, इसलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, जाना चाहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, बेडशीट इज फ्लिप्ड अवे सडनली, डस्ट पार्टिकल फॉल अवे एज दे टेंड टू बी इन इनर्शिया रेस्ट। जब हम किसी एक बेडशीट को उछालते हैं, उसको झटकाते हैं, तो क्या होगा बेटा कि अब हमारी बेडशीट तो मूविंग स्टेट में है, लेकिन उसके जो डस्ट पार्टिकल है वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब हम उसको फरकाएंगे तो वो जो उसके डस्ट पार्टिकल है वो उससे सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस की हेल्प से हम अपनी बेडशीट को साफ कर पाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री कैरिंग अ मैंगो इज सडनली फ्लिप्ड, जब एक ब्रांच ऑफ ट्री को हम उसको हिलाते हैं तो क्या होगा, मैंगो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहेंगे और अपनी जो ब्रांच है वो मूविंग स्टेट में है, तो इसलिए वो पीछे आने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर इतना फोर्स नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे मैंगो क्या हो जाएंगे, टूट के नीचे गिर जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। जब हमारा जाते रहते किसी बस में जा रहे हैं, उसके अंदर अगर अचानक से ब्रेक अप्लाई हो गए तो वो क्या करेगा, पैसेंजर जो है वो अपना अप मोशन रखेगा, किसका, रेस्ट का। बेटा इसको हम कल डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।